नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम पावर सिस्टम और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं। तब आज हम समझेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, यह क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही कुछ उदाहरणों के जरिए इसे और भी आसानी से समझेंगे, जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों आमतौर पर हम लोग सभी को देखे हुए रहते हैं, केवल उन्हें समझने की देर है। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम घर का मोटर को ऑन करते हैं, मोटर मतलब कि जो पानी चढ़ाने वाला सभी के घरों में रहता है, उसको अगर हम ऑन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का जो कमरा है जिसमें लाइट लगा हुआ रहता है, वो लाइट थोड़ा सा कम ग्लो करने लगता है, उसका लाइट डिम हो जाता है। वो किस कारण से होता है? क्योंकि उस जो लाइट में जो वोल्टेज आ रहा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके कारण वो लाइट कम ग्लो करने लगता है। और हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो ये वोल्टेज आता है वो किससे आता है? ट्रांसफार्मर के जरिए। तो ट्रांसफार्मर हम लोग के घरों मोहल्लों में लगा हुआ रहता है, उसी के जरिए तार आया हुआ रहता है और हम लोग का घर में घुसा हुआ रहता है। अगर हम कोई हैवी लोड चला देते हैं तो उस बीच मेरा लाइट कम ग्लो करने लगता है। तो ये जो ग्लो कम करने लगता है, यही मेरा क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर को जो वोल्टेज देना था वो वोल्टेज तो दे ही रहा है, लेकिन मेरा वोल्टेज कहीं ड्रॉप हो जा रहा है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है और हमको थोड़ा सा कम वोल्टेज मिल रहा है। तो जो हमको कम वोल्टेज मिल रहा है और जो वोल्टेज दे रहा है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया। यही डिफरेंस क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन है। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के नो लोड वोल्टेज और लोड वोल्टेज के बीच के अंतर को दर्शाता है। इसे हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं होता है, ताकि कोई इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह कनेक्ट नहीं रहता है, जिसको हम लोग नो लोड बोलते हैं, तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज एक निश्चित मान होता है। उस आउटपुट वोल्टेज का एक निश्चित मान होता है। लेकिन जब हम उस पर लोड जोड़ते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जैसे मोटर हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब अगर हम जोड़ते हैं तो आउटपुट वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। यही कमी ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाती है। तो दोस्तों हम लोग को आइडिया मिल गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। मतलब कि जो हम लोग का जो वोल्टेज मिलना था उस वोल्टेज से थोड़ा सा कम मिला। जो कम मिला तो कितना कम मिला? तो जो मेरा कमी मिला वही मेरा क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन है। दोस्तों अब हम वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड वोल्टेज when primary voltage is kept constant and specified power factor। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर किस में चेंज कर रहा है? सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज चेंज कर रहा है। कब चेंज कर रहा है? जब ट्रांसफार्मर नो लोड में रहता है। और ट्रांसफार्मर कब रहता है? जब वो लोड में रहता है। तो जब लोड में रहता है उस समय लोड के एक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो, और जब लोड नहीं कनेक्ट रहता है उस केस में ट्रांसफार्मर का टर्मिनल वोल्टेज रहता है तब। तो दोनों के बीच में क्या होता है? एक चेंज मिल जाता है। मतलब कि दोनों के बीच में एक
थोड़ा सा वोल्टेज का अंतर हो जाता है। यही अंतर क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? नो लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। नो लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। और इसे हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? हम लोग परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करते हैं। और कंडीशन मेरा क्या रहना चाहिए? व्हेन प्राइमरी वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। मेरा जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वोल्टेज है वह कांस्टेंट होना चाहिए। और स्पेसिफाइड पावर फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि पावर फैक्टर लोड का हमको पहले से पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के अनुसार परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मेरा क्या होगा? E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। दोस्तों, जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसको हम लोग को क्या करना है कि परसेंटेज के रूप में हम लोग को लिखना है। तो इसीलिए हम वोल्टेज रेगुलेशन को क्या बोल दिए? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं? E2 के रिस्पेक्ट में। E2 मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी टर्मिनल का नो लोड वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे E2 क्या है? सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है एट नो लोड। और V2 क्या है? सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट एनी लोड। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ जो स्टेटमेंट में हम लोग फुल लोड किए थे, यहाँ पे क्या है कि हम पहला एक इक्वेशन बना रहे हैं जो एनी लोड पे है। तो एट गिवन पावर फैक्टर एट एनी लोड। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कभी कभी एट एनी लोड के रूप में क्वेश्चंस पूछ देता है। उस समय मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना है। तो इसीलिए हम लोग पहला फार्मूला देख रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोग दूसरा फार्मूला देखेंगे। दोस्तों, अब हम लोग दूसरा फार्मूला को देखेंगे। केवल क्या कर रहे हैं हम लोग? केवल मॉडिफाई कर रहे हैं। क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस आता है वह इसी बेसिस पे रहता है। तो मेरा दूसरा फार्मूला क्या है? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट रेटेड लोड। रेटेड लोड का मतलब है कि उस ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लोड लगा हुआ है। तो मैक्सिमम लोड जब लगेगा ट्रांसफार्मर में तो मैक्सिमम करंट भी फॉलो करेगा। तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर ENL, मतलब कि नो लोड वोल्टेज माइनस VFL। VFL मतलब फुल लोड वोल्टेज। जो वोल्टेज लेते हैं दोस्तों, नो लोड वोल्टेज वहाँ पे लेते हैं जहाँ लोड हमको कनेक्ट करना है, मतलब कि लोड मेरा कनेक्ट पहले से नहीं है। और VFL मतलब कि लोड कनेक्ट होने के बाद जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है उस वोल्टेज को लेते हैं VFL। तो ENL और VFL हम लोग को समझ में आ गया कि कौन सा वोल्टेज है। ENL हो गया नो लोड वोल्टेज जब मेरा लोड नहीं कनेक्ट है। और VFL क्या है कि मेरा लोड के अक्रॉस वोल्टेज है। जो लोड लगाएंगे, चाहे मोटर लगाएंगे चाहे लाइट लगाएंगे, उसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज मिलेगा, जो हम लोग मल्टीमीटर से मेजर करके हम लोग देख लेंगे कि कितना वोल्टेज मिलेगा, वो है गुना 100%। 100% क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है। इसमें क्या बतला रहा है? ENL सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड है और VFL क्या है? सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड है। थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि जो हमको वोल्टेज लेना है वह लोड के अक्रॉस लेना है। जब लोड नहीं रहेगा तो उस टर्मिनल को हम लोग मेजर करेंगे तो NL मिलेगा, और जब लोड रहेगा तब उस टर्मिनल को मेजर करेंगे तब मेरा फुल लोड मिलेगा। दोस्तों, जो हम लोग फॉर्मूला अभी हम लोग निकाल लें वह उतना सफिशिएंट नहीं है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। हम लोग का मकसद ये रहना चाहिए जो क्वेश्चन आए एग्ज़ाम वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लें। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको एक्सपेंड करते हैं, इस फॉर्मूला को और आगे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने से पहले हम लोग कुछ बात को हम लोग सीखना है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मतलब कि ट्रांसफार्मर का एक
अंदर वाला भाग हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। स्टेप अप में भी वही है, स्टेप डाउन में भी वही है। तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट के रूप में लिखते हैं। तो सर्किट के रूप में हम लोग प्राइमरी साइड के तरफ देखिएगा, एक V1 हम लिखे हुए हैं, R1 लिखे हुए हैं, X1 लिखे हुए हैं और E1 किसके अक्रॉस है, वो जो वोल्टेज जो वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है। R1 क्या है, जो वाइंडिंग मेरा ट्रांसफार्मर में लगा हुआ रहता है उसका मेरा रेजिस्टेंस है। और इसमें X1 क्या है, X1 क्या है, रिएक्टेंस है। जो वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होता है वो हम लोग दिखाएं। उसी तरह प्राइमरी तरफ का हम लोग देख लिए, अब सेकेंडरी तरफ का देखते हैं। E2 क्या है, E2 वाइंडिंग का वोल्टेज जो इंड्यूस करता है वो है। R2 क्या है, वो भी एक रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का। और X2 क्या है, वो जो वाइंडिंग रहता है उसका मेरा रिएक्टेंस है। V2 क्या है, लोड के एक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं वो है। तो ये मेरा सर्किट है। अब ये सर्किट को क्या करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कि आगे मेरा कैसा सर्किट बनता है। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर का मेरा जो सर्किट है, इसमें देखिएगा कि E1 और E2 के जगह पे दो डंटी बना हुआ है। उसका मतलब क्या है कि ये जो है ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली कपल्ड है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है। मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब है कि वो जो है फ्लक्स केवल लिंक कर रहा है, मतलब कि एक मैग्नेटिक कोर है और उस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है और दूसरे वाइंडिंग में इंड्यूस करता है। डायरेक्ट हम तार नहीं जोड़े हुए। अगर डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ रहता है जो भी चीज़ में, वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड बोलते हैं। और इसमें फ्लक्स के द्वारा कपल्ड हो रहा है, जुट रहा है, तो ये मैग्नेटिकली कपल्ड है। दोस्तों, इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी नहीं है। तो इसको इजी बनाने के लिए, हम लोग आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना भी प्राइमरी तरफ का रेसिस्टेंस है और रिएक्टेंस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी तरफ रेफर्ड कर देंगे। रेफर्ड करने से हम लोग को एक इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा जो हम लोग को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 X1 को हम लोग सेकेंडरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, उसको रेफर्ड करेंगे। और सेकेंडरी तरफ हम लोग क्यों रेफर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नो लोड वोल्टेज और लोड वोल्टेज सेकेंडरी तरफ ही मिलता है, इसीलिए हम लोग आसान बनाने के लिए, आप प्राइमरी तरफ भी आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग आसान करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, उसको सेकेंडरी तरफ हम लोग उसको रेफर्ड करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी तरफ मेरा लोड कनेक्टेड रहता है। दोस्तों, रेफर्ड करने के बाद हमको कैसा सर्किट मिलेगा, देखिए यहाँ पे R1 डैश और X1 डैश। R1 डैश क्या है, ये प्राइमरी रेसिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है जो सेकेंडरी में रेफर्ड हुआ है। और X1 डैश क्या है, वो प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है जो सेकेंडरी में रेफर्ड हुआ है। और R2 और X2 तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का मेरा क्या है, वो रेसिस्टेंस है, और X2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है। और I2 यहाँ पे देख रहे होंगे, वो जो मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सेकेंडरी तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है लोड में, वो मेरा I2 है। और V2 लोड के एक्रॉस मेरा वोल्टेज है। और यहाँ पे E2 जो है, जो मेरा ट्रांसफार्मर आउटपुट में जो वोल्टेज मेरा दे रहा है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का रेसिस्टेंस को हम लोग सेकेंडरी साइड अगर भेजना हो तो हम लोग कैसे भेजेंगे, तो उसको भेजने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर गुना R1। अगर ये करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, R1 डैश बन जाएगा। और R1 डैश क्या है, प्राइमरी साइड का जो रेसिस्टेंस है वो सेकेंडरी साइड में रेफर्ड हुआ है। उसी तरह मेरा X1 डैश के लिए क्या करना होगा, N2 बाय N1 का होल स्क्वायर गुना X1 मेरा प्राइमरी साइड का मेरा रिएक्टेंस है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, X1 डैश।
जो मेरा प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड में रेफर किया हुआ है। अब दोस्तों जो मेरा सर्किट है, अब वो सर्किट को क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट रिएक्टेंस लिखेंगे और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कैसे लिखाएगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बराबर x1 डैश प्लस x2। x2 क्या है, सेकेंडरी तरफ का रिएक्टेंस है और x1 डैश क्या है, प्राइमरी तरफ का रेफर किया हुआ रिएक्टेंस है। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा रिएक्टेंस इक्विवेलेंट रिएक्टेंस मिल जाएगा। उसी तरह आर इक्विवेलेंट, जो आर ई क्यू लिखा हुआ है वो आर इक्विवेलेंट है, उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 डैश प्लस R2 डैश। R1 डैश क्या है, प्राइमरी तरफ का रेसिस्टेंस जो है वो रेफर किया हुआ सेकेंडरी तरफ, तो R1 डैश है वो, और R2 मेरा सेकेंडरी तरफ का वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। तो ये हम लोग जोड़ लिए, X इक्विवेलेंट हमको मिल गया और R इक्विवेलेंट मिल गया। तो ये दोनों को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो इम्पीडेंस बन जाता है। तो इम्पीडेंस हम लोग को कैसा मिलेगा, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस मिलेगा सेकेंडरी तरफ का। तो वो सेकेंडरी तरफ का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस मेरा ZEQ हो गया। ZEQ मतलब इक्विवेलेंट, Z मतलब इम्पीडेंस, तो Z1 डैश प्लस Z2। अब दोस्तों अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों मेरा जो स्टेटमेंट के आधार पे मेरा क्या निकला था, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय E2 गुना 100%। 100% इसीलिए क्यों, क्योंकि ये हमको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है उसके ऊपर में देखिए E2 माइनस V2। E2 क्या है, नो लोड वोल्टेज है, और V2 क्या है, लोड के एक्रॉस वोल्टेज है। मतलब कि जब लोड कनेक्ट करेंगे तब उस समय का मेरा ये वोल्टेज है। तो E2 माइनस V2 को हम लोग क्या करेंगे, जो सर्किट है मेरा, जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो मेरा ट्रांसफार्मर का हम लोग निकाले हैं सेकेंडरी तरफ रेफर करके, उसी से हम E2 माइनस V2 को निकालना है। E2 तो ऑलरेडी हमको पता है कि E2 मेरा रेटेड वोल्टेज है। एक तरह से हम E2 को क्या बोल सकते हैं, रेटेड वोल्टेज। तो E2 माइनस V2 को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, उस इक्विवेलेंट सर्किट में KVL लगाना होगा। KVL लगाने के बाद हमको क्या इक्वेशन मिलेगा, सर्किट को सॉल्व करने से हमें इक्वेशन मिलेगा E2 माइनस I2 ZE2 माइनस V2 बराबर 0। यहाँ पे E2 हम लोग समझ रहे हैं, I2 भी समझ रहे हैं कि जो सेकेंडरी तरफ जो मेरा करंट फ्लो करता है वो है, और ZE2 क्या है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है जो सेकेंडरी तरफ है। और सेकेंडरी तरफ इक्विवेलेंट कब बनाए, जब मेरा प्राइमरी तरफ का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस रेफर्ड हुआ था। और माइनस V2 क्या है, V2 वोल्टेज किसके एक्रॉस है, लोड के एक्रॉस है, बराबर 0। हम लोग KVL का नियम में ये जानते हैं। अब हमको क्या चाहिए, E2 माइनस V2। E2 माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 ZE2। तो अब इसको क्या करेंगे कि आगे हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। तो ZE2 क्या है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, उसको दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे, E2 माइनस V2 बराबर I2 गुना क्या हो गया, R इक्विवेलेंट RE2, मतलब कि R इक्विवेलेंट किसके तरफ, सेकेंडरी तरफ। 2 से हम लोग क्या जानते हैं कि वो सेकेंडरी तरफ है, प्लस माइनस JXE2। J क्यों है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंस है, और J ऐसा ऑपरेटर है जो रिएक्टेंस के एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप करता है वो 90 डिग्री शिफ्ट कर जाता है। तो जहाँ J हम देखें वो 90 डिग्री क्या है कि वो शिफ्ट किया हुआ है। तो XE2 क्या है, XE2 रिएक्टेंस है किसका तरफ का, सेकेंडरी तरफ का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है। E का मतलब इक्विवेलेंट और 2 का मतलब क्या है, सेकेंडरी तरफ का। यहाँ जो प्लस माइनस यूज हुआ ये क्या है कि रिएक्टेंस मेरा कैसा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव मतलब कि इंडक्टिव लोड अगर यूज करें
तो वो मेरा क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस में प्लस यूज करते हैं, और कैपेसिटिव अगर लोड हम लोग यूज करें तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और वो उसके लिए क्या किए, नेगेटिव। तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, प्लस लैगिंग लोड के लिए होता है और माइनस लीडिंग लोड के लिए होता है। तो लैगिंग लोड, इंडक्टर से रिलेटेड जो भी लोड आएगा वो मेरा क्या कहलाता है, लैगिंग लोड, और जो कैपेसिटर से रिलेटेड जो मेरा लोड आएगा वो कहलाता है कैपेसिटिव लोड। तो ये प्लस हमको याद रखना है कि लैगिंग लोड में यूज करना है, और नेगेटिव हमको किस में यूज करना है, कैपेसिटिव लोड में। अब आगे इसको हम और दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। E2 माइनस V2 बराबर क्या हो गया, I2 गुना RE2 cos phi2 प्लस माइनस XE2 sin phi2। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो ऊपर में था वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, और नीचे में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आ गया। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में पावर फैक्टर दिया हुआ रहता है, पावर फैक्टर हमको cos phi का ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में इसको हम लोग चेंज किए हुए हैं। अब दोस्तों परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वाले फार्मूला में E2 माइनस V2 का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो मेरा क्या मिल जाएगा, ये पुट करने से परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर I2 गुना RE2 cos phi2 प्लस माइनस XE2 sin phi2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि I2 क्या है। I2 सेकेंडरी तरफ का करंट है, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी में करंट जो बहता है वो है। RE2 मेरा क्या है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, कब, जब प्राइमरी का रेसिस्टेंस को सेकेंडरी में रेफर करते हैं तब एक मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलता है। cos phi2 क्या है, वो मेरा लोड का पावर फैक्टर है। प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, प्लस हम लैगिंग लोड को, लैगिंग लोड के लिए हम प्लस यूज करते हैं, और माइनस किसके लिए है, लीडिंग लोड के लिए। जैसे कैपेसिटिव लोड क्या कहलाता है, लीडिंग लोड, और इंडक्टिव लोड क्या कहलाता है, लैगिंग लोड। तो उसके लिए यूज कर रहे हैं। XE2 मेरा क्या है, रिएक्टेंस है, सेकेंडरी तरफ का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। sin phi2, अब sin phi2 का वैल्यू हम लोग cos phi2 के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय E2 मेरा क्या है, सेकेंडरी टर्मिनल का नो लोड वोल्टेज है, और गुना 100%, क्योंकि हमको उसको क्या में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कभी कभी दोस्तों जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस में पर यूनिट रेसिस्टेंस ड्रॉप के रूप में मेरा क्वेश्चंस रहता है। तो ये हम जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो हम लोग निकाले हैं इक्वेशन, उसको आगे हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे। और तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का हम लोग देख लिए कि क्या होता है, I2 इंटू R इक्विवेलेंट टू cos phi2 प्लस माइनस XE2 sin phi2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। अब यहाँ पे देखिए I2 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, I2 RE2 डिवाइडेड बाई E2 cos phi2 प्लस माइनस I2 XE2 डिवाइडेड बाई E2 sin phi2 गुना 100%। ये जो I2 RE2 बाय 2 है, बाय E2 है, वो क्या कहलाता है, पर यूनिट रेसिस्टेंट ड्रॉप कहलाता है। और I2 XE2 डिवाइडेड बाय E2 है, वो क्या कहलाता है, पर यूनिट रिएक्टिव ड्रॉप कहलाता है। तो अगर क्वेश्चंस में पर यूनिट रेसिस्टिव ड्रॉप या और पर यूनिट रिएक्टिव ड्रॉप दिया हुआ हो तो हम इस तरह इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पर यूनिट रेसिस्टिव ड्रॉप होगा, वो cos phi2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस पर यूनिट रिएक्टिव ड्रॉप होगा, और वो sin phi2 से मल्टीप्लाई होगा। जो ER और EX है वो सिंबल है मेरा एक पर यूनिट रेसिस्टिव ड्रॉप का और पर यूनिट रिएक्टिव ड्रॉप का। तो
PU मतलब पर यूनिट हो गया, VR मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में भी पूछता है कभी कभी। तो वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज के फॉर्म में क्या होगा, परसेंटेज VR मतलब परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर परसेंटेज रेसिस्टिव ड्रॉप cos φ2 प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप sin φ2। अब दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला को हम लोग समराइज करेंगे। तो हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला 5 मिल गया। सबसे पहला फॉर्मूला है क्या है, वो डिफिनेशन के आधार पे हमको क्या मिला था, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, वो जो पहला फॉर्मूला है वो एट एनी लोड पे है, मतलब फुल लोड से कम का लोड अगर हम लगाएं तो उस केस में मेरा पहला फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला कब यूज होगा, जब मेरा फुल लोड लगा हुआ रहे, तब ट्रांसफार्मर में अगर फुल लोड लगा हुआ रहे तब मेरा दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E2 माइनस VFL डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। और जो मेरा वोल्टेज VFL किसके एक्रॉस में निकालना होगा, लोड के एक्रॉस में निकालना होगा। अब क्या है तीसरा फॉर्मूला, अब उसको हम आगे देंगे कि अगर मेरा करंट दिया हो और रेसिस्टेंस दिया हो तो मेरा तीसरा फॉर्मूला हमको यूज करना होगा, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन बराबर I2 RE2 cos φ2 प्लस माइनस XE2 sin φ2 डिवाइडेड बाई E2 गुना 100%। यहाँ प्लस साइन है लैगिंग लोड के लिए और नेगेटिव साइन किस में यूज करेंगे फॉर्मूला में, ये लैगिंग जो है नेगेटिव साइन वो लीडिंग लोड के लिए यूज करेंगे। अब पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन अगर पूछेगा तो ER cos φ2 प्लस माइनस EX sin φ2। ER क्या है, रेसिस्टिव ड्रॉप है, पर यूनिट रेसिस्टिव ड्रॉप है, और EX क्या है, पर यूनिट रिएक्टिव ड्रॉप है। अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अगर मेरा परसेंटेज रेसिस्टिव ड्रॉप और परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप के आधार पर हो तो हमको पांचवा फार्मूला यूज करना है। दोस्तों अब हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने सीखेंगे क्वेश्चंस की मदद से, और 3 फेज का ट्रांसफार्मर का भी वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग सीखेंगे। तो किस तरह का क्वेश्चंस हमको आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए, तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। A 20 kVA 500 volt single phase transformer has the following parameters: R1 बराबर 8 ओम, R2 0.3 ओम, X1 17 ओम, X2 0.7 ओम। फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन एंड टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड फॉर पावर फैक्टर। A है 0.8 लैगिंग और B है 0.8 लीडिंग। तो ये क्वेश्चन से हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे दोस्तों। अब वीडियो लंबा हो जाने के कारण इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। मेरा 3 फेज का भी हम लोग किस तरह का क्वेश्चन है उसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल ये है, A 100 kVA 1100 440 volt delta star transformer has equivalent resistance and reactance referred to secondary as 0.05 ohm per phase and 0.2 ohm per phase respectively. Calculate its regulation at full load 0.8 power factor lagging। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल जो है वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड है, मेरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए और 3 फेज दोनों का हम लिए हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए भी और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। ये क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को दर्शाता है। इसे समझकर हम बेहतर पावर सिस्टम का डिज़ाइन कर सकते हैं और उपकरणों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा।